हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा कम टाइम में हम लोग इसको रिवाइज कर लें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये है कि जब हमारी पार्टनरशिप फर्म नहीं चल रही है, लॉसेस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई डिफरेंस क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। तो अगर एग्रीमेंट पार्टनर का चेंज होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर चेंज होता है हमारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप हमारी क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, और एक नई एग्रीमेंट बनेगा तो नया पार्टनरशिप बनेगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब हमारी एग्रीमेंट जो है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वो अगर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और नया एग्रीमेंट बन रहा है, तो ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमेशा वॉलंटरी होगा, कंपलसरी नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, वॉलंटरी। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है कि हम अपनी बिजनेस ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप खत्म कर रहे हैं। बिजनेस क्या कर रहे हैं बेटा, अपना खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वॉलंटरी भी हो सकता है और बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है, कंपलसरी भी हो सकता है अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो। क्लियर। थर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी क्लोज नहीं होती, कहां पर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कंटिन्यू रहती है, बिकॉज बिजनेस बंद नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, तो इसलिए नया एग्रीमेंट बन रहा है, यहाँ पर पार्टनरशिप का डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप क्या हो रही है, डिसॉल्व। लेकिन अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, तो वहां पर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो परमानेंटली क्या हो जाएगी, क्लोज। जब बिजनेस ही खत्म हो रहा है तो हम अकाउंट्स भी क्या करेंगे, अपना खत्म करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डिसोल्यूशन के अंदर हम लोग अपने अकाउंट्स जो है, बिजनेस के जो अकाउंट्स है, फर्म के जो अकाउंट्स है, वो खत्म कर रहे हैं। और हम खत्म कैसे करेंगे, एक अकाउंट बना के जिसका नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप जरा समझना, अपने पास फॉर एग्जांपल एक की बैलेंस शीट है, ठीक है, हाँ जी। बैलेंस शीट में हमारे पास ये लायबिलिटीज और एसेट होते हैं। तो ये सारे एसेट और लायबिलिटीज को हमें या तो ट्रांसफर करना है, कहां पर, रियलाइजेशन में, या फिर हमें अलग से किसी का अकाउंट बनाना होगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व वगैरह जो होता है हमारे पास, है ना, उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में राइट ऑफ करते हैं। वो कितने चीजें होती है, टोटल 7 चीजें होती है। याद है 7 चीजें कौन कौन सी थी, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट, गुडविल, लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमारे पास टोटल 7 चीजें हुआ करती है जिसको हमें पार्टनर कैपिटल में राइट ऑफ करना है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में अपने पास जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और प्रॉफिट है। ये तीनों ही चीजें हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और एंट्री क्या पास करेंगे, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम लोग राइट ऑफ नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। वो भी कौन सी साइड, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ये बात समझ में आई। क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर कहां पे करेंगे, डेबिट, हाँ, डेबिट साइड ऑफ, सॉरी, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर। इसको लाइबिलिटी मानेंगे और ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आपके पास यहां पर अगर एसेट साइड में हमारे पास इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो आईएफआर भी जरूर गिवन होगा, ठीक है। आईएफआर भी हमें गिवन होगा, पता ऐसा कंपलसरी नहीं है कि गिवन हुई हो, बट अगर गिवन है आईएफआर हमें, तो वो आईएफआर को हम लोग पहले क्या करते थे, राइट ऑफ करते थे पार्टनर कैपिटल में, बट अब हमें अब राइट ऑफ नहीं करना, क्या करना है, ट्रांसफर करना है कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। उसके बाद अगर पार्टनर कैपिटल और पार्टनर लोन की बात करी जाए, तो इनका अलग अलग अकाउंट बनेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद जो भी लाइबिलिटीज बची है हमारे पास, कोई भी लाइबिलिटी हमारे पास जो बचेंगी, उनको हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है कहां पर, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। भाई सिंपल सी बात है, लाइबिलिटी साइड का हमने पूरा प्रोसेस देख लिया। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको हमें कहां ट्रांसफर करना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करनी। पहली पार्टनर कैपिटल, दूसरी पार्टनर लोन।
पार्टनर कैपिटल और पार्टनर लोन, ये दोनों चीजें हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, उनका अपना अलग से अकाउंट बनाएंगे। दूसरी चीज, अपने पास जो 7 आइटम्स होती हैं उसमें से हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो जर्नल रिजर्व, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तीसरा प्रॉफिट। ये तीनों चीजों को भी हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल में राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर। 4 चीजें हुआ करती थी लायबिलिटी साइड में, जर्नल रिजर्व, WCR, IFR और प्रॉफिट। उसमें से एक चीज यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम लोग हटा देंगे, यानी कि उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे, उसको नॉर्मली लायबिलिटी मानना है और ट्रांसफर करना है कहां पर, क्रेडिट साइड। पूरा बोलोगे, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री पास होती है बेटा, हाँ जी, क्या एंट्री पास होगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये ट्रांसफर की एंट्री है हमारी। डन। अब अगर हम एसेट की बात करें तो एसेट में हमारे पास 3 चीजें हुआ करती थी, याद है। 7 आइटम्स में कितने आइटम, 3 आइटम। कौन कौन सी, गुडविल, लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और लॉस, इन दोनों को नॉर्मली ट्रीट करना है, यानी कि राइट ऑफ करना है कहां पर, पार्टनर कैपिटल में। क्या एंट्री पास होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट। डन। फिर गुडविल जो है उसको हमें ट्रांसफर कहां पे करना है, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। नॉर्मल एसेट मानना है इसको और ट्रांसफर कहां पे कर देना है, डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देना है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। क्लियर। एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो क्या करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट ही तो करेंगे। तो क्या एंट्री पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। बात क्लियर। अब कैश और बैंक, इसका हम क्या बनेंगे, अलग से अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट। डेटर्स, देखो ये डेटर्स और प्रोविजन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेटर को हमें ट्रांसफर कहां पे करना है, ऑब्वियसली बात है एसेट है तो डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे रिलेशन अकाउंट के अंदर। लेकिन प्रोविजन को हम लोग को ट्रांसफर करना है कहां पर, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आपके पास बैलेंस शीट में अगर डेटर माइनस प्रोविजन गिवन है तो आप डेटर को अलग ट्रांसफर करोगे, प्रोविजन को अलग ट्रांसफर करोगे, माइनस नहीं करोगे बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल डेटर 20,000 का है, प्रोविजन अगर 1,000 का है, तो हम बाहर कितना लिखते हैं, 19,000 लिखते हैं ना। तो अब डेटर 19,000 ट्रांसफर नहीं करोगे, कितना करोगे, पूरा 20,000। और 1,000 रुपए को कहां ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। 1,000 क्या था, प्रोविजन था। उसके बाद इन्वेस्टमेंट और उसके अलावा कोई भी एसेट है हमारे पास, उसको हमें कहां ट्रांसफर करना है, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो गई, कोई डाउट तो नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। अब हम बात करें भाई ट्रांसफर करने के बाद, यानी कि हमने अपनी पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खत्म कर दी, बैलेंस शीट होती है हमारे पास, बैलेंस शीट को हमने खत्म कर दिया और सिर्फ एक अकाउंट बनाया, कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट। हालांकि इसके साथ 3 अकाउंट और भी बनते हैं, कौन कौन से, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लोन और कैश। पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लोन का जो भी बैलेंस होता है उसको हमें कहां ट्रांसफर करना होता है, कैश अकाउंट में। और कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाता है, नील हो जाता है आखिरी में आकर। तो पार्टनर कैपिटल भी बंद, पार्टनर लोन भी बंद और कैश अकाउंट हमारा क्या होता है, नील। ठीक है, नील कैसे होता है, रियलाइजेशन अकाउंट से। किससे होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में हमें अब क्या करना है, ट्रांसफर कर दिया हमने एसेट और लायबिलिटीज को, है ना। अब ट्रांसफर करने के बाद हम अपने एसेट्स को बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा वो अपनी लायबिलिटीज को पे कर देंगे, यही होता है। तो एसेट रियलाइज्ड और लायबिलिटीज सेटल्ड। तो अगर हम एसेट रियलाइज करेंगे तो या तो हम लोग आउटसाइडर को दे देंगे या फिर किसको देंगे, अपने पार्टनर को। अच्छा, अगर हमने आउटसाइडर को दिया तो हमारे पास पैसा आया, सपोज फर्नीचर जो है हमने आउटसाइडर को दिया, तो एंट्री क्या पास हुई, फर्नीचर अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अगर हमने फर्नीचर बेचा तो क्या एंट्री पास हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। समझ में आई बात। लेकिन यहां पे हम फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे क्या, नहीं, क्या लिखेंगे, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आई बात कि नहीं आई। अब अगर वही फर्नीचर मैंने अपने पार्टनर को दे दिया, है ना, पार्टनर नाम फॉर एग्जांपल ए है, तो अगर मैंने फर्नीचर ए को दे दिया तो ए की जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। बात क्लियर। हमें अगर उसको 1 लाख रुपए देने थे बट हमने उसको 20,000 रुपए का फर्नीचर दे दिया, तो इसका मतलब है कि अब मैं उसको कितने रुपए दूंगा, 80,000 दूंगा ना, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी ना, हमारी लायबिलिटी उस पार्टनर की तरफ क्या हो जाएगी, कम। तो इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन, फर्नीचर मत कर देना। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑल द एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट को छोड़कर वह रियलाइज्ड होंगे एट कौन सी वैल्यू पे? इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि हमने वो एसेट बेचा। फॉर एग्जाम्पल मशीन है, क्या है बेटा? मशीन मेरे को बैलेंस शीट में गिवन थी, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर मेरे को उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो मैंने मशीन बेची है या नहीं बेची। तो क्या करूंगा? उसको बेचूंगा? बिल्कुल बेचूंगा। कौन सी वैल्यू पे? जो बुक वैल्यू होगी उसी पे बेच दूंगा। नहीं समझ में आई बात? अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गिवन है एक बिल्डिंग, स्टॉक गिवन है। क्या गिवन है? स्टॉक मेरे पास 10,000 का था। नीचे गिवन है कि मैंने वो स्टॉक जो है 25% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि कितने में बेचा? 12,500 बेचा। 10,000 का स्टॉक था, 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो मेरे को कितने पैसे मिले? 12,500 मिले ना। उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी। बात क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? बाय कैश 12,500 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? बाय कैश। समझ में आई कि नहीं आई बात? लेकिन क्या यहां पे अभी चीज कर सकता हूं क्या मैं? अगर मुझे गिवन ना हो तो, अगर मुझे गिवन ना हो तो क्या करूंगा? कितना अमाउंट लिखूंगा? बुक वैल्यू 10,000 लिखूंगा। बेचूंगा जरूर, बट कौन सी वैल्यू पे? ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना इस चीज में बेटा। अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में एसेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने वो एसेट को रियलाइज नहीं करा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने वो एसेट को रियलाइज, बेचेंगे हम लोग उस एसेट को बेचेंगे, लेकिन एक्सेप्ट क्या? इंटेंजिबल एसेट। एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट को नहीं बेचेंगे अगर गिवन नहीं है तो। फॉर एग्जांपल पेटेंट है मेरा बैलेंस शीट के अंदर, नीचे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसको नहीं बेच सकता। बुक वैल्यू पे नहीं बेचूंगा, लेकिन मशीन ऊपर गिवन है, यानी कि बैलेंस शीट में मशीन गिवन है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको बेचूंगा। कौन सी वैल्यू पे? जो मेरे पास बैलेंस शीट में वैल्यू थी उस पे, उसी वैल्यू पे बेच दूंगा। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? अब लाइबिलिटीज को हमें क्या करना है? सेटल करना है। सेटल या तो हम करेंगे, यानी कि फर्म पे कर देगी, या फिर कौन पे करेगा? पार्टनर, फर्म के बिहाफ पे। अगर फर्म पे कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, है ना। और अगर पार्टनर पे कर रहा है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? ऑल द आउटसाइडर लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ वेदर गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट। जितने भी आउटसाइडर लाइबिलिटी है वो हमें पे करनी है, चाहे हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई पॉइंट गिवन हो या ना गिवन हो। डन है? अब आ जाओ कौन से पॉइंट पे? रियलाइजेशन एक्सपेंस पे। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस में हमारे पास ये 5 पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट है, जो भी हमारा एक्सपेंस है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो फर्म का है। खर्चा किसका है? फर्म का। पे भी किसने करा? फर्म ने। अब अगर खर्चा फर्म का है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा? एक्सपेंस से डेबिट होगा, तो इसलिए रिलेशन अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा? टू, फर्म ने पे करा टू कैश। अगर खर्चा फर्म का है, सेकंड पॉइंट पे आओ, ये फर्स्ट था, ये सेकंड पॉइंट पे आएंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस किसका है? फर्म का। खर्चा फर्म का है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बट पे किसने करा? तो टू क्या हो जाएगा? पार्टनर कैपिटल। लायबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी। थर्ड, एक्सपेंस किसका है? पार्टनर का। पे भी किसने करा? कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। बात क्लियर? उसके बाद एक्सपेंस किसका है? फोर्थ में पार्टनर का एक्सपेंस है, खर्चा पार्टनर का है, तो रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा। पे किसने करा? हमने पे करा। तो अगर पार्टनर का खर्चा हमने दे दिया तो पार्टनर की जो लायबिलिटी है, मतलब हमारी लायबिलिटी जो है पार्टनर की तरफ, वो क्या हो जाएगी? कम। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर एक्सपेंस पार्टनर ए का है, पे पार्टनर बी ने करा है, तो एंट्री क्या पास होगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट? लास्ट हमारे पास है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर बैलेंस शीट में हमारे पास WCR 10,000 पे है, पहला पॉइंट, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी क्लेम नहीं गिवन, हमें वर्कमैन ने कोई भी क्लेम नहीं करा, या फिर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जितना रिजर्व था वो पार्टनर कैपिटल में बांट देंगे।
ठीक है, तो WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। सेकंड, अगर क्लेम कितने का हुआ हमारा 8000 का क्लेम हो गया, तो WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो बुक्स में से खत्म होगा, तो WCR डेबिट कितने से होगा 10,000 से। 8000 की हम लाइबिलिटी कहां डाल देंगे, रियलाइजेशन में, बाकी 2000 पे पार्टनर कैपिटल में राइट ऑफ। फिर वो 8000 की जो हमने लाइबिलिटी रियलाइजेशन में डाली है उसको हम पे भी करेंगे। तो सेकेंड एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 8000 रुपए। थर्ड, क्लेम कितने का हुआ 10 का, रिजर्व भी कितने का है 10 का, तो पूरी 10,000 की जो रिजर्व था वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन में। एंट्री क्या पास होगी, WCR डेबिट टू रियलाइजेशन। बात समझ में आ गई 10,000 रुपए। सेकेंड, वो पे भी हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 10,000 रुपए। क्लेम कितने का है 12, बट रिजर्व कितने का है 10 का। भाई रिजर्व 10 का है तो 10,000 पूरा का पूरा ट्रांसफर कहां पर होगा, रियलाइजेशन में, लेकिन पे कितना होगा 12,000। सिंपल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला पॉइंट, क्लियर। लास्ट, अगर कोई आउटसाइडर लाइबिलिटी हम सेटल कर रहे हैं एसेट देकर, तो उसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। बात क्लियर, इतना सा हमारा डिसोल्यूशन है। कोई डाउट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।